नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। रायगढ़ में ड्रग रैकेट का भंडाफोड़, आरोपी गिरफ्तार। नेपाल और उत्तर प्रदेश से ड्रग्स लाकर शुरू किया था रैकेट। आरोपी से 13,61,000 रुपए की ड्रग्स जब्त। रायगढ़ पुलिस अधीक्षक आंचल दलाल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई जानकारी। रायगढ़ जिले के मुरूर तालुका में एक ड्रग रैकेट सक्रिय था। रायगढ़ पुलिस ने इस रैकेट का भंडा फोड़कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रायगढ़ पुलिस अधीक्षक आंचल दलाल ने बताया कि ड्रग्स से जब्त होने की सूचना लेकर पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। मुरूर अगर दंडा स्थित सिगरेट चेकिंग पोस्ट पर आरोपी अलवान दफेदार की स्कूटी के पीछे बैठा आरोपी पीछे से भाग गया। पुलिस ने शक के आधार पर उसकी तलाशी ली तो उसकी स्कूटी की डिग्गी में 776 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मादक पदार्थ तस्करी में कुल 13 आरोपी शामिल हैं। इस मामले का मुख्य आरोपी विशाल जायसवाल है, जो नेपाल और उत्तर प्रदेश से मादक पदार्थ हशीश लाकर ड्रग्स का धंधा चला रहा था। इस मामले में आरोपियों से 13,61,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। आपल्याकडे रात्री नाकाबंदी चालू असताना मुरुड मध्ये एक संशयित वाहन आपलं स्कूटी आढळली होती। त्याची ज्यावेळी चेकिंग करण्यात आली तर असा दिसून आला की ते चरस त्यांच्याकडे होता, जवळपास 776 ग्राम चरस। मग पुढे याची तपास करण्यात आली। त्या तपासची टीम मध्ये API विजय देशमुख सोबत PSI अविनाश पाटील आणि महत्वाच्या ज्या व्यक्तीने हे थांबवली होती गाडी, त्यांचं नाव काय? थांबवणारे अंमलदार मेंगाल ना, पोलीस हवालदार मेंगाल, पोलीस नायक किशोर वाटरे आणि सोबतच आमची LCB ची टीमने याच्यात खूप कौशल्यपणे तपास केली आणि याचा आपल्याला शोध असा लागलेला आहे की एक विशाल जायसवाल म्हणून व्यक्ती आहे, महाराजगंजचा राहणारा। तो नेपाळवरून हे चरस आणत होता। 2024 पासून त्यांनी हे पुरवण्याची सुरुवात केलेली होती आणि त्याचे इथे नातेवाईक आहे अनुप आणि अनुप जायसवाल म्हणून, ज्यांना पण आपण याच्यात आरोपी केलेला आहे। त्यांच्या माध्यमातून हे चरसची विक्री तो मुरुड काशी या भागात करत होते। याच्यात महत्वाचं हे आहे की सर्व आरोपींचे नाव आपण सर्वांना प्रेस नोट मध्ये देण्यात आलेले आहे। हे सर्व आरोपी जे पूर्ण हे ड्रग स्मगलिंगचा नेटवर्क होता त्याच्यात वेगवेगळे रोल्स प्ले करत होते। एक याच्यात सप्लायर होता, एक ट्रान्सपोर्टेशनचं काम करत होते, एकाचं कम्युनिकेशनचं काम होता, एक व्यक्ती मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन बघत होता आणि शेवटी काय डिस्ट्रीब्युटर्स, जे की शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत हे पोहोचवत होते। तर हे माझे प्रेस कॉन्फरन्स घेण्याचा उद्देश आहे। याच्यात आपण बाकीची तपास करून एकूण 13,61,000चा चरस जप्त केलेली आहे, जवळपास 2 किलो 659 ग्राम। तर याच्यात आम्ही ह्या कारवाई करणं हे सांगू इच्छितो की ड्रग्स बद्दल एकदम झिरो टॉलरन्स राहणार आहे। सर्व युवकांना पण आव्हान आहे, आपण हे जे मी 5 नेटवर्कची कंपोनेंट सांगितले त्याच्यात सप्लाय आहे, मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन आहे, ट्रान्सपोर्ट आहे, कम्युनिकेशन आहे आणि डिस्ट्रीब्युशन। आपण कुठलेही याच्यात आम्हाला जर आढळले तर आपल्याला सोडलं जाणार नाहीये। तर कृपया करून आपण कोणत्या लोकांसोबत संपर्क ठेवताय त्याची, आता याच्यात काय झालं की एक व्यक्ती याच्यात असाही आहे की त्याचं काम फक्त एवढा होता की त्याला माहित होता की या गाडीत चरस आहे, पण तो त्यांनी पुरवली। बट जरी त्याच्यात तेवढाच रोल आहे, तो कायद्याच्या दृष्टिकोनातून आरोपी आहे आणि तसा केला जाणार आहे। तर माझं याच्यातनं सर्वांना आव्हान आहे की हे करा। आपल्याला खूप मेहनत घ्यावी लागली। आपले LCB ची टीम तिथे UP ला जाऊन थांबले होते, PSI सरगर आणि PSI मानसिंग पाटील। तिथे सुरुवाती जवळपास त्यांना 5 ते 6 दिवस थांबावं लागला, कारण हे जे विशाल जायसवाल आहे तो नेपाळला पडून गेलेला होता। तर सुरुवाती त्यांनी तिकडची लोकल पोलीसची मदत घेतली तर काही आपल्याला यश प्राप्त झालं नाही। शेवटी माझे बॅचमेट तिकडचे SP निघाले, त्यांच्याशी संपर्क करून त्यांची जी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुपची टीम आहे त्यांनी नेपाळ पोलीसशी कोऑर्डिनेट करून तो आरोपी तिथून आणलेला आहे। तर हे माझी याबद्दल सूचना आहे। याच्यात मुरुड पोलीस स्टेशनने खूप चांगलं काम केलेलं आहे। म्हणजे हे एकदम अशी गोष्ट होती की जे सतर्क पोलिसिंगने आपल्याला काय भेटू शकतं, त्यांना काही इनपुट नव्हता की या गाडीत काय आहे, फक्त अलर्टपणे त्यांनी नाकाबंदीमध्ये कामगिरी केली आणि त्यावेळी त्यांना आढळून आलं की याच्यात तसं आहे।
पुढची तपास मुरुड पोलीस स्टेशन आणि LCB ने संयुक्तपणे चांगल्या रीती केलेली आहे. दुसरा एक या प्रेस कॉन्फ्रेन्सचे माध्यमातून होटल व्यवसायियों का प्रतीकात्मक बंद। वसई तालुका होटल एसोसिएशन और महाराष्ट्र के अन्य प्रमुख होटल संगठनों ने राज्य सरकार द्वारा मद व्यवसाय पर लगाए गए करों और पुराने नियमों के खिलाफ एक दिवसीय प्रतीकात्मक बंद का आयोजन किया। इस बंद का उद्देश्य FL3 परवाना धारकों यानी लाइसेंसधारी होटल एवं रेस्टोरेंट को न्याय दिलाना और राज्य शासन का ध्यान उनके सामने आ रही गंभीर समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हुए एक दिवसीय होटल बंद पुकारा था, जो काफी हद तक सफल रहा था। आंसू पोंछते यह हैं विश्वनाथ शेट्टी, जिन्होंने होटल अनवार रेस्टोरेंट डालने के लिए 8 करोड़ का कर्जा लिया है, लेकिन सरकार ने टैक्स बढ़ाने की वजह से उन्हें आत्महत्या करने सिवाय पर्याय नहीं बचा है, ऐसे उनका बोलना है। ऐसी वसई तालुका होटल एसोसिएशन के लोग परेशान होकर सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। व्यवसायियों का आरोप है कि राज्य सरकार ने FL3 परवाना धारक दुकानों पर विदेशी मद यानी IMFL की बिक्री पर 10% वेट लागू कर दिया है, जो पहले 5% था। इसके अलावा वार्षिक मद परवाना शुल्क में हर वर्ष 10% से 15% की वृद्धि की जा रही है, जो छोटे और मध्यम होटल व्यवसायियों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ डाल रही है। सिर्फ यही नहीं, मद विभाग द्वारा IMFL पर उत्पाद शुल्क में भी लगभग 60% तक की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही परमिट रूम की जगह को लेकर लगाई गई सीमाओं और कई पुराने कालबाहम नियमों को भी लेकर होटल व्यवसायियों में गहरा असंतोष है। होटल व्यवसायियों ने राज्य के मद व महसूल मंत्री अजित दादा पवार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग की है कि FL3 पर विदेशी मद बिक्री पर लगाए गए 10% वेट को तुरंत रद्द किया जाए। वार्षिक मद परवाना शुल्क को व्यावसायिक दृष्टिकोण से वाजिब यानी उचित किया जाए। उत्पादन शुल्क में की गई भारी वृद्धि को वापस लिया जाए। वसई तालुका होटल एसोसिएशन ने राज्य सरकार के पहले अधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि उनकी मांगे और तकरारें संबंधित मंत्रालय तक पहुंचाई जाएं और FL3 परवाना धारकों को न्याय दिलाया जाए। होटल व्यवसायियों का यह विरोध आंदोलन राज्य में व्यापार सुगमता की वास्तविक स्थिति पर भी सवाल खड़े कर रहा है। होटल संचालकों का कहना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो वैध व्यवसायियों को नुकसान होगा और अवैध शराब व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है। इसी तरह यह टैक्स राज चलता रहा है तो होटल इंडस्ट्री पर जिनका पेट पलता है, तो उन्होंने अपनी यातना सरकारी दरबार में रखी। मेरा नाम विश्वनाथ शेट्टी है और मैं वसई तालुका होटल एसोसिएशन को बिलोंग करता हूं। और गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया है बहुत ही गलत लिया है। मैं बाकी लोगों का तो बोल नहीं सकता हूँ। मैंने करोड़ों रुपए लोन लेके होटल खड़ा किया है। और गवर्नमेंट हर साल इसी तरह वैट टैक्सेस लाइसेंस फीस बढ़ाते जाएगा, हम लोग कहाँ जाएगा। हम लोग गवर्नमेंट की तरह विदाउट नोटिस लाइसेंस फीस या कुछ या वर्कर कुछ हम बढ़ा ही नहीं सकते हैं। आज हमने जो 3 से 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके होटल इंडस्ट्री चालू किया है, आज बंद करने का नौबत आया है। अगर बंद होगा तो क्या मेरे पास सुसाइड करने का और कुछ है ही नहीं, कहाँ जाएंगे हम लोग। और गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि 7 करोड़ तो 60% लिकर को बढ़ाया। अगर 60% लिकर को बढ़ाया, इसमें क्या होगा गवर्नमेंट ने कभी सोचा नहीं है। इसमें जो लीगल धंधे करने वाले हैं वो बैकआउट हो जाएंगे और जो इलीगल जो बीचेस में बाकी जगह जितने भी छोटे छोटे चाइनीज सेंटर है, जितने भी सेंटर्स है, सब जगह उधर दारू वाइन शॉप से लेके वहां पीने को बैठ जाएंगे। इसमें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर ये रेट जो बढ़ा रहे हैं अगर वो कम नहीं किया तो गवर्नमेंट को जो हर साल लाइसेंस फीस आता है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लीगल लाइसेंस फीस भरने वाले लोग हैं वो लोग सब वाइंड अप करके अपना लाइसेंस सरेंडर कर देंगे। अब गवर्नमेंट कहाँ जाएगा, सब लोग इलीगल धंधा स्टार्ट करेंगे। आप 5 से 7 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, अभी आपके आंखों में आंसू है और इसकी क्या इफेक्ट पूरे लाइफ में क्या इफेक्ट दिखेगा? इफेक्ट देखिए, हर एक आदमी को पूछेगा तो सबका अलग अलग इफेक्ट है। मैं मेरा बता रहा हूँ, मैंने करोड़ों रुपए लोन लेके मैंने भरा है, लेकिन आज अगर हमारे बिजनेस बंद होएगा, बंद होने के कगार पर ही है। ये जो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं मतलब इतना मैं सोच के कर रहा हूँ कि अगर होटल इंडस्ट्री बंद होएगा तो हमको ये लाइन में 40 साल हो गया। 40 साल से अभी कोई मैं नया बिजनेस चालू नहीं कर सकता हूँ।
कि नए पे कुछ कपड़े के धंधे कुछ कर नहीं सकता, मेरा पूरा जिंदगी इसमें गुजर गया। आज बंद करने का नौबत आ रहा है। गवर्नमेंट हर कुछ रहेगा तो मेरे को बताओ कौन से इंडस्ट्री को हर साल लाइसेंस फीस भरना पड़ता है? हमको हर साल 2 लाख से लेकर आज 10 लाख तक का 9,80,000 का लाइसेंस फीस हो गया। अगले 5 साल में ये लाइसेंस फीस 15 लाख 20 लाख तक जाएगा, कहां से भरेंगे? और हमारा मार्जिन भी दिन पर दिन कम होते जा रहा है। ऐसे में हम कैसे धंधा करेंगे? गवर्नमेंट तो बोलता है एक्साइज के ऊपर से ज्यादा रेवेन्यू जो है सरकार को मिलता है, इसीलिए एक्साइज के ऊपर रेट बढ़ा रहे हैं। रेट बढ़ा रहे बराबर है, लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गवर्नमेंट अभी हम लोग पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में तीसरे नंबर पर आते हैं टैक्स भरने वाले, और हमारे जो इंडस्ट्री से जो रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट को तीसरे स्थान पर है। तो ये करने से पहले सोचना चाहिए, अगर गवर्नमेंट को इतना ही पैसे का लालच है तो फर्स्ट पॉइंट पे जहाँ पे माल प्रोडक्शन होता है वहां पे पूरा डाल के एक ही बार ये करो। गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन में एक अलग रेट और डिस्ट्रीब्यूटर की तरह आके फिर हमारे 3-3 जगह टैक्स लग के आता है, कैसे हम सर्वाइव करेंगे? और क्या नाम है आपका? मुनेश चौधरी सर। मुनेश जी कहाँ काम करते हैं, कितने साल से? हम बसाई वेस्ट में अक्षय बाद में काम करते हैं सर। जब से वेट बढ़ा है हम लोग कमाई में कम गया है, कस्टमर कम हो गया है, हम लोग को जो टिप मिलता है वो भी कम हो गया। वेट भरे क्या टिप भरे आप लोग का, जिसमें हम लोग को बहुत लोग से कस्टमर भी कम हो गया है जो भी है। और जब से रेट बढ़ रहा है इधर और भी कम होने वाला है। अभी हम लोग का कमाई भी कम हो गया, कस्टमर आएगा तो जो भी वेट है 10% वो सब निकाल दीजिए कि हम लोग का ताकि होटल बच सके, हम लोग भी नौकरी बच सके। हम लोग भी लोन मिल लिया है और कमाई बहुत कम हो गया, होटल में कस्टमर भी आना बहुत कम हो गया। जो भी हमको रिक्वेस्ट करना है अपने गवर्नमेंट से कि वेट को हटा दीजिए। घर से कितनी दिक्कत आती है? घर के दिक्कत तो बहुत है सर, कमाई कम है तो दिक्कत रहेगा। लोन भी लिया है, घर बना रहे तो उसमें तो कमाई कम है, अभी कस्टमर कम आ रहा है तो कम ही होएगा ना। उससे हम लोग को कहना है कि वेट निकाल दीजिए और हमारा रोजगार और होटल को बचेगा। नाव काय तुमचं? शरद चांदे. काय सांगणार तुमचं आता सध्याची परिस्थिती काय आहे? ही आताची एवढी बेकार परिस्थिती गव्हर्नमेंटने काय काम करून करतात आणि- मी तिथे वेटरचं काम करतो, प्रीतम ढाब्यामध्ये काम करतो, विरारला राहतो. विरारवरून अपडाऊन पहिला करायचो. 5% असताना तेव्हा परवडत होतं आम्हाला, पण आता लॉकडाऊनच्या नंतर अशी परिस्थिती झालेली आहे, धंदा 30% पण खाली आलेला आहे, त्याच्या पण खाली आलेला आहे. तर स्टेट लोकांना पण परवडत नाही. पगार कुठे कधी 10 तारखेचे 30 तारखेपर्यंत जातो. कुठून पण स्टेट लोक आम्हाला ते जुगार करतात आमच्यासाठी, पण आम्हाला ते अपडाऊन करण्यासाठी मी तिथे राहतो, तर एवढं परवडतच नाही जाण्या येण्याचं. आमच्या पोराबाळांचं सर्वांचं अशी बिकट परिस्थिती होऊन बसलेली आहे. आणि गव्हर्नमेंटचं जर लाईट बिल टायमावरती नाही भरलं तर लाईट बिल कापून जातात. तर हा पगार पण धंदा नसल्यामुळे आम्हाला टायमावरती पगार मिळत नसतो. त्यासाठी गव्हर्नमेंटने एकदम आम्हाला या लाईनीवर बसवलेलं आहे की आम्ही आता ह्याच्या पुढे कुठे काय करणार, कशी करणार. या वयावरती 22 वर्ष तिथे काम करतोय मी. विश्वास काय सांगशील, तू एका हॉटेलमध्ये काम करतो, परंतु सध्याची परिस्थिती हॉटेल व्यावसायिकाची जर बघितली तर तुझ्या काय भावना आहेत? सर सध्याची परिस्थिती तर खूप बेकार आहे, कारण आम्ही खूप लांबून आलोय. आम्ही भले महाराष्ट्रामध्ये राहतो पण आम्ही लांबून आलेलो. आम्ही अशिक्षित लोक आहे, आम्हाला शिकलेलो नाहीये. आम्हाला एक असा हॉटेलच आम्हाला सहारा आहे. आम्हाला तिथे एक नोकरी म्हणजे हॉटेलमध्येच भेटते, बाकी कुठे आम्हाला नोकरी भेटत नाही, कारण आम्ही शिकलेलो नाहीये. मग आम्हाला एक हॉटेलच असं आहे की आम्हाला सहारा आहे, तिथे आम्हाला नोकरी भेटते. आणि असं जर झालं तर आम्ही पण बेरोजगार होऊ. आमचे कर्ज आहेत, मुलांची शाळा, आम्ही आमची फॅमिली कशी सांभाळायची, आम्ही लोन कसं भरायचं, आमच्या पुढे पुढचा प्रश्न आहे सर. त्यामुळे सर वॅट हटवा, आमची नोकरी वाचवा. हमारा ये जो प्रोटेस्ट है ये साइलेंट प्रोटेस्ट है और ये पूरे महाराष्ट्र की सभी एसोसिएशंस के साथ एमएमआर, आहार और जितने भी विदर्भ और दूसरी तरफ की हमारी एसोसिएशंस है उनके साथ एक प्रोटेस्ट है, जिसमें हम महाराष्ट्र स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज और प्लीज ये एक्साइज ड्यूटी का जो हाइक आया है उसके बढ़ने के बाद जो इम्पैक्ट हुआ है हमारे सेल पे और हमारे लाइसेंसेस के ऊपर, उसे बचाने के लिए, उसकी रिकवरी के लिए प्लीज हमारा जो 10% वैट है उसे इमीडिएट बेसिस पे निकालिए। हर साल जो हम लोग एनुअल लाइसेंस फीस भरते हैं उसको किसी तरह से कंट्रोल कीजिए, उसे रैशनलाइज कीजिए हमारे इन्फ्लेशन के साथ में, और जो हर साल 10 से 15% बढ़ता है उस तरह से उसे मत बढ़ाइए। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पुराने प्रोहिबिटरी लॉज है, जैसे कि डिमार्केशन है और दूसरे प्रोहिबिटरी लॉज है ड्रिंक के, तो उसे भी प्लीज अमेंड कीजिए ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिले और हमारी इंडस्ट्री को भी एक इंडस्ट्रियल स्टेटस दीजिए ताकि हमें और हमारे आने वाली जो पीछे की जनरेशन है
वो प्रोत्साहित हो इस इंडस्ट्री को आगे कायम रखने के लिए। आज के जो होटल जितने वसई तालुका के होटल है चालू है क्या बंद है? जितने भी FL3 हमारे रेस्टोरेंट्स एंड बार्स हैं, तकरीबन 300 रेस्टोरेंट्स एंड बार्स हैं वसई तालुका में, वो सारे के सारे आज साइलेंट प्रोटेस्ट में बंद रहेंगे, जिसमें फूड लिकर ना तो सर्व होगा ना ही कोई पार्सल दिया जाएगा। आज सुबह से लेकर रात तक ये बंद रहेंगे साइलेंट प्रोटेस्ट में। यदि आपको ये सरकार मान्य नहीं करती, आगे का कदम क्या रहेगा? हम हमारी अदर एसोसिएशंस के साथ में ये रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि इसे हमारी ये जो डिमांड्स है उसे पूरी करें, और हम काफी कॉन्फिडेंट है कि गवर्नमेंट हमारी इस मांगों को सुनेगी। अगर नहीं किया तो हम अदर एसोसिएशंस के साथ में इनडेफिनेट स्ट्राइक के लिए भी जा सकते हैं, बट हम ये आशा रखते हैं कि गवर्नमेंट उस स्टेप को हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट हमें उस स्टेप से पहले ही हमें कोई ना कोई अच्छी रियायत जरूर देगी। सरकार को सरकार का आज कितना नुकसान हो रहेगा, आप लोग का कितना नुकसान हो रहेगा? हमारा पर्सनली एज बिजनेस ओनर्स बहुत ज्यादा हमारा नुकसान हुआ है, क्योंकि अब हालांकि हमारा होटल बंद है लेकिन उसके बावजूद जिसका रेंट है उसका रेंटल चालू है, जो हमारे आदमी की पगार है वो भी हमें देना है। तो हमारा तो पर्सनली एक एवरेज में 25 से 30 हजार रुपया एक होटल वाले का नुकसान होगा ही होगा। और अगर आप रेवेन्यू टर्म में बात करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से कुछ करोड़ में जो GST भरी जाती है फूड की सेल पे और जो वैट भरा जाता है लिकर की सेल पे, वो दोनों ही आज गव्हर्नमेंट का लॉस होगा। माझं नाव विजय बंगा, मी मॅनेजर हॉटेल विजय संजय बंगा। म्हणजे आता आम्ही काम करतो हॉटेलमध्ये, तर आता यांचे वॅट वाढवल्यात, यांचे लायसन्स फी वाढवले, तर आम्ही काम करतो समजा याच लोकांनी समजा हॉटेल बंद केलं तर आमच्या वर्करांचं काय होईल? आता एक एक नोकर म्हणजे 25-30 नोकर असतात, त्यांची फॅमिली असते, ते बिचारे असेच मरणार। सरकारला हे समजायला पाहिजे। आता यांची येणारी पिढी हे हॉटेल चालवतील का नाही चालवतील? पुन्हा आमच्यावर मुसीबत। जे काम करणारे कुक असतात, जे भांडे धुणारे असतात, वेटर असतात, त्यांची किती फॅमिली असेल त्याच्यावरून मला म्हणजे असं की हे वॅट सरकारने कमी करून म्हणजे 10% तरी कमी करायला पाहिजे। असं नाही सांगत की तुम्ही डायरेक्ट कमी करा म्हणजे आम्हाला पण तिकडे काम करायला पण बरं वाटेल। आणि त्या सरकारला आम्ही विनंती करतो की तुम्ही हे सगळं केलंय तर त्याच्यावर तुम्ही विचार पूर्ण करायला पाहिजे। रोमन तपेली, वसई माझी 40 वर्षापासून मी हॉटेल व्यवसायात आहे। सर काय सांगणार एकंदरीत तुमची मागणी काय आहे? कशा पद्धतीनं सध्याचा सरकारचा कर वाढ आहे? सध्याचे सरकारने तर कर भरपूर वाढवलेले आहेत। आता आम्हाला जर परवडत नाही धंदा करणं, आणि नोकरांचं टेन्शन, पगार वाढ, त्यांचे इलेक्ट्रिसिटी बिल, परत 15% त्यांनी आता वॅट वाढवलं आहे, 15% एक्साइज ड्युटी, आपला लायसन फी वाढवलेलं आहे, 10%वरनं 5%वरनं 10% वॅट केलं आहे। तर आता जवळजवळ धंदा करणं मुश्किल झालं आहे। आता नवीन पिढी येणारी या धंद्यात घुसेल का नाही ते आम्हाला जरा टेन्शन आलंय। आता नेमकी काय मागणी आहे तुमची? आता आम्हाला सरकारने जे वाढवलेत पैसे ते कमी करायचं आमचा विचार राहायचा, ती मागणी आहे। सरकार वाटतंय तुम्हाला की तुमची फी कमी करेल? आमचा असा विचार आहे, आता एवढ्या असोसिएशनची मागणी आहे तर त्यांनी आता करायला हवं आहे असा आमची विचार आहे। तुमची मागणी मान्य नाही झाली तर पुढचं पाऊल काय असेल? पुढच्या आता असोसिएशन आमचे सगळे डिसिजन घेतील आता पुढे काय करायचं ते नक्कीच। मागे 10 वर्षात तुमचं प्रॉफिट आणि आताचा प्रॉफिट बघितलं, किती घट झालाय? फार फरक पडलाय त्याच्यात, बराच फरक पडला। तरी किती? तर पण आता आहे जरा बराच फरक असं राहिलं तर हॉटेलवाले सर्व डबगाईला येणार बंद पडणार का? हा तसंच होणार। आता इलिगल धंद्यांनी जोर घेतलाय आणि आमच्या धंद्या आता डबगाईला चालत जवळजवळ। थँक्यू। दुसरं कोण आहे? अभी कामगार से लेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।